चलिए आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। तो आपका टेस्ट नंबर ये कितना है? तो टेस्ट नंबर 6 हो जाएगा। प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? तो इंडियन पॉलिटी से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किस किताब को कवर किया गया? एम लक्ष्मीकांत को कवर किया है। कहाँ से कहाँ तक के प्रश्न एम लक्ष्मीकांत के? तो एम लक्ष्मीकांत के आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके 27 तक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार से हमको देखने को मिलता है उसका सोल्यूशन भी आपको नीचे में ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। तो बता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ध्यान रखें पहला भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1600 ईस्वी में तो आप बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, न कि ये भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सरासर गलत है। दूसरी बात करेंगे, 24 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, तो ये भी आपका गलत है। संविधान अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान जो था वो आपका अस्तित्व में आया था, न कि 24 जनवरी। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे क्या है, गलत है। इसको जरा ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, 1608 की बात करेंगे तो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश जो था भारत में व्यापार करने आया। ठीक है, 1600 में क्या हुआ था, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा इन्हें भारत में, ठीक है, या फिर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात, ठीक है, राजस्व एवं दीवानी न्याय का अधिकार इनको प्राप्त हो गया। इसके तहत उसने क्षेत्रीय शक्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत शासन के उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया, इतना आप जानते हैं। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता मिलती। स्वतंत्रता मिलने का और हमारा संविधान सभा का गठन किया जाता है। हमारा संविधान सभा की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारा संविधान सभा संविधान की बात करेंगे, हमारा संविधान जो होता है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल था? पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, कंपनी ने राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया। ठीक है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया। तो ध्यान रखें इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 होगा। ठीक है, 1 2 में क्या है, तो 1 में आप देखोगे पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मतलब क्या थी, मान्यता आपको मिलती है। अब भारत में केंद्रीय प्रशासन की भी मतलब क्या थी, नींव रखी गई थी। ठीक है, ध्यान में इसको रखना, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की आपका सही है। ठीक है, क्या होता है 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की बात करेंगे तो भारत में जब इनको लगा से नहीं, भारत में एक तरह का हमको उत्तरदायित्व शासन की या फिर सरकार की स्थापना करना है, इसीलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको देखने को मिलता है। इसका बड़ा ही मतलब अत्यधिक मतलब संवैधानिक महत्व था। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये जो था पहला कदम था। ठीक है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मतलब क्या थी, मान्यता आपको देखने को मिलती है। इसके द्वारा भारत में क्या होता है, केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी जाती है। और 1784 के क्विट इंडिया एक्ट में कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को मतलब पृथक कर दिया गया। 1784 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना था, एक कौन बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना था। ठीक है, तो यहाँ पे 1784 में क्विट इंडिया एक्ट आता है, यहाँ पे कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। 1953 में चार्टर एक्ट में इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की मांग की। 1853 होगा, 1953 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको सुधार लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको भी जरा समझते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा है। ठीक है, 3 किधर है भाई, आधार इधर है क्या? निम्न कथनों पर विचार करें, जगह कम पड़ गया था क्या, इसको एक साथ लिखना चाहिए। 1833 के चार्टर अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। 1833 के अधिनियम में पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। बताना है मतलब कौन सा कथन मतलब इसमें असत्य है। तो ध्यान रखेंगे केवल पहला ही कथन की बात करेंगे, असत्य है। 1833 के अधिनियम में पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले, ठीक है, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो ये पूरी तरीके से आपका स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, 1833 के चार्टर अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका कथन की बात करेंगे गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, यहाँ पे देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में
ये अधिनियम निर्णायक क्रम था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का क्या बना दिया गया, तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला गवर्नर की बात करेंगे, कौन हो जाएगा, ठीक है, तो विलियम बेंटिक हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या, ठीक है, तो विलियम बेंटिक होंगे, ठीक है, क्या, चलिए, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां शामिल थी, ठीक है। इस प्रकार इस अधिनियम को पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका, ठीक है, ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर बने थे, ठीक है, इसी एक्ट के आधार पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बहुत सारी खामियां थी, ठीक है। इसी खामी को मतलब ठीक करने के लिए इसको आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसको बंदोबस्त कानून कहा जाता है, 1781 में आता है, ठीक है। तो 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट जो था, उसके खामी को ठीक करने के लिए कौन सा एक्ट आता है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, जो कि 1781 के कानून था, ठीक है। आगे चल के फिर आप देखोगे 1784 का क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें व्यापारिक कार्य राजनीतिक कार्यों का मतलब क्या किया गया था, अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चलते आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न, उस पर भी जरा ध्यान देते हैं, ठीक है। 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ। 1784 के, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उनके प्रशासन पर पूर्णतः नियंत्रण प्रदान हो गया, ठीक है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिनियम का क्षेत्र कहा गया। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है, तो केवल दो कथन आपको सत्य है। आप कौन कौन सा कथन सत्य है, पहला वाला स्टेटमेंट सही लग रहा है कि 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों के इनके प्रशासन का पूर्णतः नियंत्रण प्रदान हो गया, तो गलत है, ठीक है, मतलब पहला सही लग रहा है, तीसरा सही है, ठीक है। एक भी गलत। ध्यान ध्यान में रखेंगे, माइक बंद कीजिए आप, बहुत इको हो रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम पारित किया, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करेंगे तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आता है, 1781 में, ठीक है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी, कंपनी के, ठीक है, राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। इसके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम के लिए एक निकाय का गठन किया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे, 18 गलत लिया है क्या इसको, ये 1784 के एक्ट में था, अच्छा ठीक है। नियंत्रण बोर्ड को शक्ति दी गई कि वो ब्रिटिश नियंत्रण भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे, ठीक है। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों को, ठीक है, इसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। मुझे इसका सलूशन मतलब सही लग रहा है, क्योंकि कंपनी के अधीन भारत के क्षेत्र को पहला बार भारतीय क्षेत्र को कंपनी मतलब ब्रिटिश सरकार ने दावा किया था 1813 के एक्ट में था, ठीक है। कितने कथन सही है, तो इसका दो कथन लिया है, ठीक है, और दो कथन में इसका कौन सा सही ठीक होगा, इसका तीसरा नंबर सही ले रहा है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में, ठीक है, कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहले बार ब्रिटिश अधिनियम क्षेत्र कहा गया, इसको ठीक है, लेकिन ये 1813 के एक्ट में भी था। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों, इनके प्रशासन पर पूर्णतः नियंत्रण हो गया, तो ये भी आपका सही लिया है, आपका ये वाला गलत लिया, ठीक है। चलिए अब चलते आगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 5, ठीक है। किस चार्टर कानून अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों का भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा, तो किसमें था, 1793 के चार्टर कानून में ये चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ध्यान रखें, बाकी सोल्यूशन जो है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1793 के चार्टर एक्ट जो था, उसमें एक महत्वपूर्ण चीजें ये थी, नेटवर्क पहले आप ठीक कीजिए, ठीक है। इसके कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य के होने वाले अनिवार्यता को समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे निम्न कथनों पे आपको फिर से आपको ध्यान देना है। भारत के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तब वारेन हेस्टिंग्स दिया हुआ है, ठीक है। भारत के प्रथम वायसराय की बात करें, लॉर्ड कैनिंग दिया हुआ है। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो
विलियम बेंटिक दिया हुआ, तो बताना इनमें से कितने गलत युग्म है। तो ये तो बंगाल का प्रथम गवर्नर वारन हेस्टिंग्स होगा, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें विलियम बेंटिक होगा। तो ये तो दोनों गलत दिए हुआ, सही कौन सा है? तो ये वाला ऑप्शन केवल सही है। तो कितने गलत युग्म है? तो दो आपके क्या है इसमें गलत युग्म है, जरा इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते आगे चलेंगे तो देखेंगे कौन सा प्रश्न है। तो भारत के प्रथम गवर्नर की बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। बंगाल के प्रथम वायसराय की बात करें लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। निम्न तथ्यों पर विचार करना है। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव के पद का सृजन, कौन सा स्टेटमेंट दोनों में से सही है? सही कथन की बात करेंगे, कौन सा कथन सही है उस पर बात करना, बताइए। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का व्यवस्था किया गया, तो आपको सही है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, तो ये क्या सही है? क्या इसमें कितने कथन आपको सही लग रहे हैं? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर क्या लिया है? केवल एक कथन सही है, क्योंकि 1861 का एक नहीं था, 1858 का एक था, ठीक है। 1857 की क्रांति है, उसी के बाद मतलब नया पद को बनाया जाता है भारत सचिव का पद, ठीक है। 1800 आपने जो देखा 1853 का जो एक जो था उसमें खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया था सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, इसमें किसी भी प्रकार की दोहरा नहीं है। हालांकि भारत में आप देखोगे सिविल सेवा की परीक्षा, लंदन में सिविल सेवा की परीक्षा का प्रारंभ 1922 से मतलब आपको एक साथ देखने को मिलता है, इसको भी आपको ध्यान में रखेगा। तो यहाँ पे भारत सचिव का पद 1858 होगा, न कि 1861 होगा, ठीक है। किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? तो किसमें था? तो 1919 का, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम था। इस समय जो पहला जो व्यक्ति जो सदस्य जो बने थे उनका नाम क्या था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उनका नाम क्या? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो था, जो कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की प्रारंभ की गई। गलत है, प्रांतों में द्वैत शासन नहीं था, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन की बात करेंगे तो 1919 के एक्ट में था, ठीक है। 1926 में सिविल सेवकों की भारतीय होती केंद्रीय लोकसभा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने साइमन आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया, तो मुस्लिम लीग ने साइमन आयोग की सिफारिश का समर्थन देखना पड़ेगा, ठीक है। असत्य कथन की जानकारी कितने हैं? तो इसमें इसका सेंसर दिया 1 और 3, ठीक है, वही गलत किया, ठीक है, नहीं किया था, ठीक है। तो 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के हेतु केंद्रीय लोकसभा आयोग का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। अब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ की, गलत है, क्या हो जाएगा? प्रांत की जगह पे क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, मतलब 1 और 3 नंबर स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रांतों में द्वैत शासन क्या हो गया? तो 1935 में समाप्त हो गया, तो कहाँ पे लगाया गया था? ध्यान में रखेंगे, केंद्र में लगाया गया था, ठीक है, ध्यान में आपको रखना। शामिल कमीशन ध्यान रखेंगे 1927 में बनी थी, 1928 में भारत आई, 1930 में मतलब क्या दिया था? अपने रिपोर्ट दिया था, ठीक है। और ज्यादातर दलों ने क्या किया था? इसलिए सभी दलों ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन किसको जांच करने के लिए आई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों को जांच करने के लिए आई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। जॉन मथाई के पास कौन सा मंत्रालय था? कार्य खनन एवं ऊर्जा, गलत है। लियाकत अली के पास वित्त, ठीक है। आसफ अली के पास रेलवे, ठीक है। जोगेंद्रनाथ मंडल डाक एवं वायु, गलत लग रहा है। एस सी भाभा वाणिज्य सही लग रहा है, ठीक है, मतलब 2, 3 और 5 सही होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लिया है, ठीक है, मतलब एच सी भाभा का वाणिज्य नहीं था, ठीक है, सॉरी, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। केवल आपको कौन लिया है? तो 2 और 3 जो है सो आपका क्या लिया है? सही लिया है। चलिए आप इसको देख लेते हैं। जॉन मथाई के पास क्या था? 1946 में जो कैबिनेट बनी थी वहां पे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति था। लियाकत अली के पास वित्त था, आसफ अली के पास रेल था, जोगेंद्रनाथ मंडल के पास विधि था, एस सी भाभा के साथ मतलब क्या था? कार्य खनन एवं ऊर्जा था, ठीक है। टोटल सदस्य इसमें कितने थे? 14 सदस्य बने थे, जिसमें 9 जो थे कांग्रेस से थे, अब 5 की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग से सदस्य थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। एच सी भाभा द्वारा धारित वाणिज्य विभाग, जबकि रफी अहमद की दवाई द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना, धारित विभाग संचार था, ठीक है। तो एस सी भाभा का पास कार्य खान एवं ऊर्जा था ना, तो गलत तो हो गया ना पहला,
राजेंद्र प्रसाद द्वारा धारित विभाग खाद्य एवं कृषि था, जबकि जॉन मथाई के द्वारा धारित विभाग रेलवे परिवहन था। ठीक है, तो रेलवे परिवहन किसके पास था? अभी तो हम लोग जस्ट देखे ना, आसफ अली के पास था। दोनों को दोनों कथन की बात करेंगे। असत्य असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य कथन का चयन करें तो इसका लिया है डी। राजेंद्र बाबू का खाद्य एवं कृषि तो था, लेकिन जॉन मथाई के पास रेलवे थोड़ी ना था। जॉन मथाई के पास क्या हो जाएगा? तो जॉन मथाई के पास, आपके पास क्या था? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति था। तो एचसी ये भाभा के दोनों पास अगर के मंत्रालय ही हाँ? सही है। जॉन मथाई के पास रेलवे मंत्रालय था। अरे स्वतंत्र भारत पूछ रहा ओ ये भगवान, हम वहां जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, 1946 वाले में जा रहे हैं हम। 1946 का सोचा, अंतरिम मंत्रिमंडल की बात नहीं हो रही, ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो एससी भाभा के पास, ठीक है, वाणिज्य विभाग था। रफी अहमद किदवई के पास धारित विभाग संचार था। ठीक है, राजेंद्र बाबू के खाद्य एवं कृषि था। जॉन मथाई के पास रेलवे था। बिल्कुल, रेलवे की बात करेंगे, भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री की बात करेंगे तो कौन थे? जॉन मथाई साहब भी थे। लेकिन अगर बात करेंगे 1946 में जो चुनाव हुआ था, वहां पे रेलवे किनके पास था? तो वहां पे रेलवे की बात करेंगे तो आसफ अली के पास था। ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग के पास था। तो दोनों सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध तहत निम्न कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है। संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? बताइए, क्या लग रहा है? ये रिजर्व बैंक वाला तो था। संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त किया गया, सही है क्या? अब भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है क्या? बताइए कौन सा सही लग रहा है? एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये भी सही है क्या? बताइए कितने कथन इसमें से सही है? ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे, 3 नंबर तो पूरा सही है, दूसरा भी सही लग रहा है। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट इसका क्या है? करेक्ट है। 1935 का जो एक्ट जो था, उसमें आप देखोगे, ठीक है, तो क्या क्या चीज था तो आपको ध्यान में रखना है। ये दूसरा तो सही है, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, हालांकि 1937 में एक रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1935 के एक्ट में था, स्थापना 1937 में हुआ था। एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो ये भी सही है। और संघीय विषय को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में ट्रांसफर किया गया था, ये भी आपका क्या है? सही है। मतलब सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, मुझे 1919 का भी एक याद आ रहा था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 3 सूची बताए गए थे, 3 सूची। एक संघीय सूची था जिसमें 59 विषय थे। राज्य सूची की बात करें 54 विषय थे। और समवर्ती की बात करेंगे तो 36 विषय थे। ठीक है, अभी आपको किसमें दिखेगा? तो सातवीं अभी किसमें दिखता है? ये 3 विषयों की बात करेंगे तो किस अनुसूची में है? हाँ, सातवीं सूची। 7वीं में है। किसमें है? 7वीं में है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया। ठीक है, हाँ, 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय सरकार, द्विसदनीय व्यवस्था भी आपको देखने को मिला, तो ये भी ध्यान रखिए, इसमें भी है। बाकी बहुत लंबा, अगर इस तरह को डिस्कस करूंगा तो काफी समय लग जाएगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए क्योंकि प्रश्न क्या है, काफी अच्छे है। ठीक है, 1937 में संघीय नाली की स्थापना हो गई थी, जो कि 1935 के एक्ट में था। बर्मा को म्यांमार से अलग कर दिया गया था, वो भी 1935 के एक्ट में था, लेकिन ये भी कब हुआ था? तो 1937 में ही हुआ था। ठीक है, ओडिशा और सिंध को 2 नए प्रांत बनाए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण का प्रावधान किया गया था। मुझे कर्जन याद आ रहा था क्योंकि कर्जन के समय में रेलवे बोर्ड बना था, तो मुझे लग रहा है कहीं वही तो नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेलवे संघीय रेलवे प्राधिकरण की बात करेंगे तो इसी एक्ट में था, और कर्जन के समय रेलवे बोर्ड का स्थापना किया गया था। ठीक है, अब महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की भी बात करेंगे तो इसी में था। हालांकि लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो 1919 के एक्ट में था। ठीक है, भारत की संविधान सभा के गठन का विषय 1936 में पहली बार एम एन राव ने दिया था। ठीक है, तो 1936 में दिया था क्या एम एन राव? ठीक है, उन्नीस सौ गलत है ना? छत्तीस हाँ, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की थी, ये भी गलत है। ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, 1934 में दिया था। ठीक है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। ठीक है, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, 1938 में कौन सा अधिवेशन था?
कौन सा था? हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है। कहाँ पे? हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा ही था ना 1938 में, हरिपुरा 1938 में। और 1939 में कौन था? त्रिपुरी सेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या 1934 में? कांग्रेस ने 1938 में कहा था, ठीक है। एम एन रॉय ने 1934 में मांग किया था, ठीक है। सही तो है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया? एम एन रॉय ने दिया 1936 में दिया, ठीक है। यहाँ पे 1939 दे रहा है, ये 1938 होगा। ये कब होगा? 1934 होगा। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, क्या आपका गलत है। अब आते हैं देखेंगे कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना, ठीक है। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 24 अप्रैल 1946 को भारत पहुंचा, ठीक है। 24 अप्रैल तो नहीं, अप्रैल था क्या? इसने अपनी योजना का 16 में 1946 को प्रकाशित किया। मिशन के 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। तो ये तो तीसरा तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी देखना है, ठीक है। बाकी जो 1 तारीख इसमें गलत है, ठीक है। में था, कौन सा तारीख गलत है? मार्च में था, वही 24 अप्रैल मार्च तो था। नहीं था। ये क्या हो जाएगा? मार्च हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका गलत है, ठीक है। मतलब ये आपका सही हो जाएगा। 2 कथन सही थे ना इसमें, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, 2 कथन सही है। पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, ठीक है। अब ये कैबिनेट मिशन जो था वो भी 2 संविधान के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। इसमें भी 2 संविधान की मांग को इन्होंने क्या किया था? ठुकरा दिया था, ठीक है। 3 सदस्य कौन थे इसमें? लॉर्ड पैटिंग लॉरेंस थे, स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 24 मार्च 1946 को मतलब क्या थे? भारत पहुंचे। इस योजना को मतलब कब प्रकाशित किया था? 16 में 1946 को इन्होंने क्या किया था? प्रकाशित किया था। संविधान सभा पूर्ण रूप से चुनी हुई निकाय थी, गलत है। पूर्ण रूप से चुनी हुई निकाय संविधान सभा नहीं थी, ठीक है। सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया गया था, ये भी गलत है, ध्यान रखेंगे। तो प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर होता है। ये विधानसभा को व्यवस्थापिका लिख दिया है, ठीक है। सही है, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही। क्या हुआ था? अब देखोगे ये चुनाव कब किया गया था? इस 1945 के आसपास क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, ठीक है। और 1946 में क्या था? इन सदस्यों को चुना गया था। कहाँ से चुना गया? ठीक है, तो प्रांतीय विधानसभा से चुना गया था, जिसको यहाँ पे इन लोगों ने व्यवस्थापिका लिख दिया है। और प्रांतीय विधानसभा में ये लोग कहाँ से चुनकर आए थे? जनता के द्वारा चुनकर आए थे। तो एक बार तो जनता के द्वारा चुने गए, अब फिर मतलब प्रांतीय विधानसभा से इनको मतलब संविधान सभा में भेजा गया। इसीलिए जितने भी प्रमुख व्यक्ति थे सबके सब मतलब क्या थे? तो उस समय भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते आगे चलेंगे, तो आगे कौन सा प्रश्न है उसको जरा हम लोग ध्यान में देखते हैं, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 हुई, तो ये भी गलती है, 9 तारीख को हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी सभापति चुना गया, ये भी गलत है। 16 जुलाई 1947 को एस सी मुखर्जी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात की गलत है, बोल रहा से ये भी आपका गलत है, ठीक है। बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को, ठीक है। अस्थायी सदस्य किसे चुने गए थे? तो राजेंद्र बाबू के 11 तारीख को, ठीक है। अब दूसरे जो ध्यान रखेंगे, दूसरे जो ये मुखर्जी साहब तो पहले ही थे ना, दूसरे जो चुने गए उनका नाम था, क्या नाम था उनका? तो ध्यान, दूसरे 16 जुलाई 1947 को बीटी कृष्णाचारी को दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी थे। अब दूसरे कौन थे? बीटी कृष्णाचारी थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नाम ही क्या दे दिया है? एस सी मुखर्जी गलत दिया, पहले थे। और दूसरे जो थे कौन थे? तो बीटी कृष्णाचारी थे। तो संविधान सभा के एक अध्यक्ष थे और 2 उपाध्यक्ष थे। एक उपाध्यक्ष कौन थे? तो एस सी मुखर्जी, और दूसरा का नाम क्या था? बीटी कृष्णाचारी, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। 24 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, गलत है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो क्या बताएंगे? 22 जनवरी 1947 को, क्या 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। तो बोला कौन सा कथन इसमें गलत है? तो दूसरा नंबर की बात करेंगे, इसका गलत स्टेटमेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब आता है 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना स्वीकार किया गया, ठीक है। इसलिए इसको थ्री जो प्लान भी कहते हैं। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक है, तो राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष निर्वाचित किया। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है, गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। देखिए, संविधान सभा थी, ठीक है, एक संविधान सभा थी। संविधान सभा जब, ठीक है, संविधान सभा के तौर पे जब काम करती थी, तो इसके अध्यक्ष होते थे राजेंद्र बाबू होते थे। यही संविधान सभा जब क्या होती थी? संसद का भी रूप धारण कर लेती, मतलब विधानसभा का रूप धारण कर लेती थी। और तब इसके अध्यक्ष बदल कर कौन हो जाते थे? क्या नाम था इनका? पहले अध्यक्ष कौन थे भारत के?
जीवी जीवी मालंकर साहब, ठीक है। मालंकर। हाँ ठीक है, तो जी। वही बदल जाता है, लिखा भी होगा, ठीक है। और जब डोमिनियन विधानमंडल के रूप में जब संविधान सभा की जब पहली जब बैठक जब 17 नवंबर 1947 को हुई, तो जीवी मालंकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मतलब क्या था, उस समय हमारे देश में चुनाव हुआ नहीं था, हुआ था क्या, नहीं हुआ था। तो संविधान सभा ही अंतरिम संसद के तौर पर भी काम कर रही थी, कि चुनाव तो आपको 1951 में होता और देश 1947 में आजाद हो गया, तो भाई कोई ना कोई तो मतलब रहेगा ना देश चलाने के लिए। तो संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में काम करना पड़ता था। तो जब संविधान सभा की बैठक जब होती थी 1949 तक, आप देखोगे संविधान सभा की जब बैठक जब होती थी, तो उसके अध्यक्ष कौन होते थे, राजेंद्र बाबू होते थे। और जब संविधान सभा की सदस्य सारे वही रहते थे, ठीक है, लेकिन संविधान सभा किसके तौर पे काम करेगा, विधानमंडल के तौर पे काम करेगा, तब उसका अध्यक्ष क्या हो जाता था, बदल कर क्या हो जाता था, तो जीबी मालंकर होता था, ठीक है। व्यक्ति वही है, सब कुछ वही है, ठीक है, केवल क्या होता था, अध्यक्ष क्या होता था, बदल जाता था, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति बताइए क्या है। प्रांतीय संविधान समिति नेहरू जी, मौलिक अधिकार के उप समिति जेबी कृपलानी, राष्ट्र ध्वज तथार्थ समिति राजेंद्र बाबू, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति बी आर अम्बेडकर। तीन तो मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है। कितने स्टेटमेंट सही है इसमें से, दो तीन सही पहला है, वाला मेरे ठीक को है। लग रहा है कि वल्लभ भाई पटेल होगा। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान सरदार पटेल है, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। मौलिक अधिकार की जेबी कृपलानी। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जो था, ये ध्यान रखेंगे, जीबी मालंकर होगा, न कि मतलब राजेंद्र बाबू होगा, ठीक है। राजेंद्र बाबू के पास कौन था, संचालन समिति था, ये एडहॉक सब कमेटी याद फ्लैग। रखना पड़ेगा, ठीक है। संचालन समिति जो था राजेंद्र बाबू के पास था, ठीक है। संचालन समिति की बात करेंगे तो राजेंद्र बाबू के पास संचालन समिति हुआ करता था, ठीक है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है तथा ये कांग्रेस है, कांग्रेस की भारत है, किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। क्या कहा था, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, ठीक है। कांग्रेस को कटाक्ष किया था। सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है, ध्यान रखिए किसका स्टेटमेंट है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन का है, ठीक है। ये क्या थे, भारतीय संविधान सभा के प्रति क्या थे, आलोचक थे, ठीक है। ध्यान रखिए कौन था, ग्रेनविल ऑस्टिन की बात करें, अमेरिकन विद्वान था, कौन था, अमेरिकन विद्वान था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे निम्न कथनों पर विचार करें। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया, तो विरासत पशु तो हाथी था, ठीक है। सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, भी ठीक है, ठीक है। एच बी आर अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। सचिव कौन थे संविधान सभा के, अयंगर साहब तो नहीं थे ना सचिव। कृष्ण अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे क्या? सभी हाँ सकते सचिव हैं। सही लिया है, सचिव सही लिया है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। सचिव भी सही है, ठीक है। तो सचिव की बात करेंगे तो क्या नाम था इनका, ध्यान रखिएगा क्या नाम है इनका, अयंगर साहब की बात करेंगे तो सचिव थे, सचिव। हाँ तो अयंगर साहब को बात करेंगे, सचिव थे। कानूनी सलाहकार बी एन राव साहब थे, और हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था, ध्यान रखेंगे, जो कि आगे चल के भारत का विरासत पशु भी बनता। संविधान सभा महिला सदस्य की संख्या 15 थी, ठीक है। संविधान सभा सरोजिनी नायडू का निर्वाचन क्षेत्र बिहार से हुआ था, तो ये भी आपका क्या है, सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा सरोजिनी नायडू का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बिहार से हुआ था, ठीक है। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है ये कथन। संविधान सभा के सदस्य निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति के लिए अपवहन समिति का कार्य किया था। नया क्वेश्चन है, ठीक है। बताना सत्य कथन कौन है, ध्यान में रखें। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। काहे गलती ले लिया भाई, ठीक है, कहीं ना कहीं संविधान तो शुरू हो ही गया था। हाँ? और सत्य कथन को एक ले लिया है, लेकिन विवाद हो सकता है इस पे, ठीक है। संविधान सभा का बहुत सारा आर्टिकल जो था इस दिन लागू हो गया था, तो शुरुआत के तौर पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए थे, तो क्या इसको शुरुआत नहीं माना जाएगा। और शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को मतलब लागू किया गया। इस दिन संविधान सभा की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है, इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, हालांकि पहला वाला गलत है। निजामुद्दीन अहमद की बात करेंगे तो संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति को एक नया लक्ष्मीकांत नाम में यही दिया, ठीक दिया है। हुआ है 26 जनवरी। अच्छा, अपवाहन समिति, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी किसने कहा था, निजामुद्दीन अहमद ने कहा था, ठीक है। ध्यान रखिए क्योंकि काफी लंबा समय लग रहा था ना, इसलिए इन्होंने अपना ना अवमानना किया था, ठीक है, रोष दर्शाया था, गुस्सा दिखाया था। निजामुद्दीन अहमद की बात करेंगे तो संविधान सभा के सदस्य ने इन्होंने क्या कहा था, प्रारूप समिति को अपवाहन समिति कहा था, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे।
निम्न से कौन सा प्रावधान विशेषता संघ संघीय सरकार की नहीं है? ठीक है, संघ संघीय सरकार की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपातकाल का प्रावधान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, संघीय सरकार की व्यवस्था नहीं है। लिखित संविधान का संविधान है, लचीलापन भी संविधान की नहीं होगा। शाश्वत है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, आपातकाल भी नहीं होगा, संविधान का लचीलापन भी नहीं होगा। ठीक है, और एक संविधान भी, एक संविधान, ठीक है, क्या क्या लिया इसका आंसर? 4 और 5 तो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक संविधान भी नहीं ना लिया है। हाँ ठीक है, ये भी नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा। ठीक है, मतलब 4, 5, 6। ठीक है, एक संविधान होने से क्या होगा? ठीक है, राज्यों के ऊपर तो प्रतिबंधित करोगे। ठीक है, राज्य की शक्ति कम होगी। तो जहां पर भी राज्य की शक्ति कम हो, सिंपल सा, वो संघीय फेडरल गवर्नमेंट का वो लक्षण नहीं है। ठीक है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, पूरी तरह से शक्ति का पृथककरण पे बात करता है। ठीक है, तो जहां भी राज्य की शक्ति कम हो, वो मतलब क्या है, संवैधानिक लक्षण हुआ। सॉरी, फेडरल फेडरल का क्या है, संवैधानिक लक्षण नहीं है। इसको जरा आप लोग क्या है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहाँ भाग गया भाई? चलिए देखिए, आप पढ़ लीजिए। संविधान की बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान, जैसे एक सशक्त खंड कैसा है, गैर संघीय लक्षण है। एक संविधान सभा भी गैर संघीय लक्षण है। एकल नागरिकता भी एक गैर संघीय लक्षण है। संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, ये सब के सब क्या है, गैर संघीय लक्षण है। ठीक है, एकात्मक की भावना में संघ, अर्धसंघ कैसी भी है। ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, ये स्टेटमेंट की बाकी विद्वानों के स्टेटमेंट है, तो कौन सा सही है? तो ध्यान में रखेंगे, ये सही है, ये इसने कहा था, ये इसने कहा था। ठीक है, भारत के संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए, जैसे कि एकात्मक भावना में संघ है। ठीक है, किसने, केसीबी ने कहा, अर्धसंघीय जिसको बोलते हैं। बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात करेंगे। ठीक है, मॉरिस जोन्स ने कहा। ठीक है, कोऑपरेटिव की बात करें, ग्रैनविल ऑस्टिन ने, कोऑपरेटिव तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। ठीक है, और बार्गेनिंग फेडरलिज्म आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। ठीक है, ये आइवर जेनिंग्स का है। ठीक है, मतलब बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा था, बाइडेजम फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म के बारे में किसने कहा था, मॉरिस जोन्स। ठीक है, क्या नाम है, मॉरिस जोन्स। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई रास्ता नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक, अर्धसंघीय की बात करेंगे, केसीबीआर है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें, ग्रैनविल ऑस्टिन है। ठीक है, मतलब ये अमेरिकन विद्वान है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात करेंगे तो ध्यान रखें, मॉरिस जोनसन हो जाएंगे, मॉरिस जोन्स हो जाएंगे। ठीक है, और फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की बात करेंगे तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था। संघीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये तो ठीक है। अमेरिकी संविधान में विधि के नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, ध्यान रखिए, पहला वाला स्टेटमेंट ही क्या है, तो आपका केवल पहला वाला स्टेटमेंट ही क्या है, सही है। ठीक है, ये जो आप देखते हो, ये जो देखते हो, विधि की नियत प्रक्रिया की बात करें, अमेरिकी संविधान से नहीं लिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, यूएसए के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, संसदीय सरकार में व्यवस्था, अरे संघीय में होता है ये, सॉरी। ठीक है, ये संघीय में होगा, मिस्टेक। संघीय सरकार में, ठीक है, व्यवस्था कार्यपालिका के बीच में शक्ति, ये तो गलत हो गया। अमेरिकी संविधान में अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया। ठीक है, ये आपका सही है, सॉरी मिस्टेक है। ठीक है, संसदीय सरकार नहीं होगा, क्या होगा, संघीय सरकार होगा। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। तो कौन सा कथन गलत है, तो केवल आपका एक कथन गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेंगे, तो कहां से है, ध्यान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो अनुच्छेद 21 में आपको देखने को मिले, कहां से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अमेरिका। विधि द्वारा, विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अमेरिका से नहीं लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से, इसका मतलब जापान होगा। ठीक है, अब विधि का शासन में क्या है, वो आपका विधि का शासन यूके से लिया गया, नहीं, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः सामाजिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना है।
मिनर्वा मिल्स के मामले में मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देश सिद्धांतों के मध्य संतुलन की बात की गई। तो सत्य कथन की चयन करें तो बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। तो ध्यान रखेंगे इसका आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका सही है। ठीक है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को मतलब क्या करना? प्रोत्साहित देना है। ठीक है, ये कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों के निरोधक की तरह कार्य करता है। मिनर्वा मिल्स की मामला की बात करेंगे तो 1980 में ये मामला आया था और इसमें मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशों को एक दूसरे का संतुलन माना गया, एक दूसरे का पूरक माना गया। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 21 वर्ष नहीं कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। अमेरिका में महिलाओं हेतु मताधिकार 1920 में, जबकि ब्रिटेन में 1928 में दिया गया। ब्रिटेन वाला तो पता 1928 नहीं है, अमेरिका वाला देखना पड़ेगा। ठीक है, सत्य कथन की चयन करें तो केवल 2 आपका स्टेटमेंट सही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब 21 नहीं था, कितना किया गया था? 18 किया गया था। ठीक है, घटाया गया था। अब देखेंगे, अमेरिका में महिलाओं को प्रतिनिधित्व 1920 में दिया गया, ब्रिटेन में 1938 में दिया गया, सोवियत संघ में 1936 में दिया गया, फ्रांस में 1945 में और इटली में 1948 में, स्विट्जरलैंड में बहुत लेट में 1971 में दिया गया। तो इतने देशों का हमको नहीं याद रखना है। अब ब्रिटेन 1928 है और यूएसए की बात करेंगे 1920 है, इतना ही आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। संघ का राज्य संघ कहाँ से कहाँ तक? 233 से 237 परिकलन की बात करेंगे, 361 से 367 अधिकरण की बात करें 301 से 360, सहकारी समिति की बात करेंगे 243 100 से 243 6। ठीक है, इसका भी इंग्लिश देखना पड़ेगा। उपर्युक्त में से कितने गलत है? तो ध्यान रखेंगे तो इसमें से केवल 3। ठीक है, 3 कथन गलत है। क्या क्या गलत है? तो संघ राज्य क्षेत्र की बात करेंगे 239 से 242 है, परिकीर्ण की बात करेंगे तो 361 से 367 है, अधिकरण की बात करेंगे तो क्या तो ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं 323 के क से 323 ख तक है। ठीक है, और सहकारी समिति की बात करें 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। ठीक है, ध्यान रखें कौन सा संविधान संशोधन जो है सहकारी समिति से संबंधित है? कितने नंबर का संविधान संशोधन है सर 107 111 नंबर में 107 है 97 2011 97। ठीक है, 97 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करेंगे तो इससे संबंधित है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, कहां से लिया गया? आसान क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिया? ज्वाइंट सेशन कहां से है? ठीक है, अनुच्छेद कितना है? तो 108 में। ठीक है, पॉलिटिक्स सब भूल गए क्या आप लोग? हालांकि अच्छा क्वेश्चन डाला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, अनुच्छेद किसमें देखने को मिलता है? तो 108 में देखने को मिलता है। ठीक है, धन विधेयक को परिभाषा किसमें किया गया है? धन विधेयक मिलाना है क्या? नहीं, सही कौन सा सुमेलित है? तो गलत है ना, 112 में तो क्या है? बजट है ना, क्या एनुअल फाइनेंसिंग है। राज्यपाल की नियुक्ति 153 में, ये भी गलत है। विधान परिषदों का सृजन की बात है, ये ठीक है। और 6 वर्ष से कम आयु बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध की बात करेंगे, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 उपर्युक्त में से कितने हैं? तो गलत है ये ना। सर चौथा ये सही है बताता 45 में है सही। शिक्षा वाला राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन और सृजन 169 तो सही है, तो गलत नहीं होना चाहिए, 169 में तो है। चौथा भी सही ठीक है। है, ये तो सही है आपका, और ये भी सही है। सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है? सही पूछ रहा है। अच्छा, राज्यपाल का पद 153 में है। ठीक है, नियुक्ति 155। ठीक है, सॉरी, राज्यपाल का पद की बात करेंगे 153 में है और नियुक्ति 155 है, ये आपका ठीक है। ठीक है, आपको ये डीपीएसपी में 45 में देखने को मिलेगा, फंडामेंटल राइट में किसमें है? 21 में भी है। ठीक है, और आप 21 के कौन सा 21 के कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा? ए। ठीक है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा ड्यूटीज में, आपको देखने को मिलेगा कितने नंबर के? 11 नंबर के। ठीक है, तो तीनों जगह पे। ठीक है, और ये 153 में राज्यपाल का पद है ना कि नियुक्ति है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज हो गया था, यही सब गलत हो जाता। मिनर्वा मिल्स मामला जो आया था 1980 में आया था, लोकप्रिय मौलिक अधिकार केस के रूप में जाना जाता है। 11वीं अनुसूची में 18 विषय थे, गलत है ना। 11वीं अनुसूची में कितना विषय? 28 विषय, गलत लिखा हुआ ना। कितने विषय 11वीं अनुसूची में? 29 विषय है। ठीक है, और 12वीं में तो 18। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब मिनर्वा मिल्स
बात को लोकप्रिय रूप में मौलिक अधिकार केस के रूप में जाना जाता है, ये भी आपका गलत लिया है। क्या बोलते हैं, ये मिनर्वा मिल्स को नहीं जाना जाता, 1973 वाला केस को केशवानंद भारती के ध्यान साथ। रखें, केशवानंद, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि ये मिनर्वा मिल्स वाला जो था, इसको लोकप्रिय रूप से मौलिक अधिकार केस नहीं कहते, लेकिन इसने मौलिक अधिकार और ध्यान में रखेंगे क्या, मौलिक अधिकार और क्या नाम था उसका यार, डीपीएसपी के बीच में संतुलन बनाने का काम किया था, ठीक है। तो दोनों का दोनों कथन गलत है, ठीक है। अब आते हैं 21वां संविधान संशोधन में कौन से भाषा को शामिल किया गया, बताइए। 1967 में हुआ था 21वां संशोधन, सिंधी सही है। सिंधी। 71वां में बात करेंगे तो डोगरी, नेपाली, मणिपुरी। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। ये गलत हो गया ना, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, डोगरी दिया हुआ है तो गलत है। 92 की बात है, बोडो, मैथिली, डोगरी, मैथिली संथाली, ये भी डोगरी लगा के संथाली गलत था। कर दिया। तो केवल इसमें एक ही सही होना चाहिए ना, हाँ। ठीक है। हाँ, पहला वाला। तो क्या सही होगा, केवल एक सही होगा, ठीक है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए टोटल शुरू में तो 14 ही थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने, 22 है, ठीक है। अब भाषा कौन कौन है उससे हमको मतलब नहीं, 1967 में सबसे पहला संशोधन किया गया, ठीक है। और मतलब क्या 21वां संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो सिंधी को जोड़ा गया। फिर कोंकणी, मणिपुर, नेपाली की बात करें 1992 संविधान, 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है। अब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली की बात 2003 में शामिल किया गया, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। उड़िया का नाम की बात करेंगे 2011 में ओडिया कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा भाषा इसमें शामिल नहीं था, अंग्रेजी और राजस्थानी नहीं शामिल है, लेकिन अंग्रेजी और राजस्थानी के अलावा, ठीक है, 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में कौन सी पुरस्कार दी जाती है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दी जाती है, ठीक है। भाग 6, ठीक है, भाग 4, भाग 9, तो भाग 4 में बात करेंगे, ठीक है। भाग 4 तथा भाग क्या लिखा हुआ है, ये 14, भाग 6, भाग 4, भाग 6 है, ये 9 है। हाँ, नीचे 9 है कि भाई 14 हो जाएगा ये, ठीक है। तो भाग 4 तथा भाग 14 दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। भाग 4 में तो क्या है, भाग 3 में ना फंडामेंटल भाग 1900, हाँ, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन देखिए, ठीक है, पहला, एक मिनट, 6 कैसे लिखा हुआ है, XIV 6 होता है क्या, आप ही को पता है, 6 होता है XIV, ऊपर वाला पढ़ रही हूँ, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। भाग 6 की बात करेंगे तो भाग 6 भाग ख राज्यों से संबंधित को 7वें संविधान संशोधन 1956 को विलोपित कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद अंतिम ऑप्शन देखेंगे, भाग 9 के का समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया, ये तो सही है, ठीक है। ऊपर कितने कथन सही है, तो सारे कथन सही ले रहे हैं, ठीक है, ये तो सही है और ये भी सही है। और यहाँ पे देखेंगे ना, शुरू में जो था राज्यों का कैटेगरी बनाया गया था, ठीक है, कौन कौन सा कैटेगरी था, ABCD था, ठीक है। ए में आपका बिहार था, ठीक है, डी में केवल एक ही गो राज्य था, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह था, ठीक है, तो उसको 1956 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पहला सही है। भाग 4 तथा भाग 14 दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया, ठीक है। अब भाग 9 का समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया। इसमें क्या है, तो इसमें नगर निकाय है, ठीक है, या फिर नगर निगम आपको देखने को इसमें मिलता है। तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। चाहिए ना, किसमें भाग 4A होना चाहिए, किसमें, ये भाग, ये सेकेंड नंबर स्टेटमेंट में, हाँ, क्योंकि मौलिक कर्तव्य का पार्ट 4A है। तो वही तो, ये 14 किस हिसाब से दिया है समझ में, 4 भाग 4 में क्या है, भाग 4 में आपका क्या है, भाग 4 में डीपीएसपी है, ठीक है। ए मिस हो गया, और ये भाग 14 लिखे हुआ है ये, ठीक है, चलिए वो देख सब लीजिएगा, सब मेरे चाहिए 4 का ये होना सर। चाहिए, हाँ 14 ही होगा। हाँ 14, लक्ष्मीकांत को हु बहुत उठा के भाग डाला 14 हुआ में है। है क्या, भाग 14 में क्या है, भाग 14 में है क्या, संघ और राज्य के अधीन भाग सेवाएं। 14 में संघ और राज्य का अधीन सेवाएं, ठीक है, इसको देख लेंगे, ठीक है। एन पालकी वाला को तो जानते हैं, एन ए पालकी वाला का प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा था, संविधान का परिचय पालकी वाला
एक संपूर्ण राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, बताना असत्य कथन का चयन करें तो दोनों को दोनों कोई भी कथन, ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, एन पालिकी बल्लभ बहुत बड़े वकील भी थे, उन्होंने संविधान का क्या कहा था, परिचय कहा था। ठीक है, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर भी सकता है, बिल्कुल। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एन पालकी वाला संविधान के विशेषज्ञ थे, प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, कभी कभी पूछ दिया जाता है। भारतीय समाजवाद साम्यवादी समाजवाद है, जिसे राजमिस्त्री समाजवाद भी कहा जाता है। भारतीय समाजवाद साम्यवादी समाजवाद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारतीय, गलत है, भारतीय समाजवाद की बात है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है। ठीक है, भारतीय समाजवाद मार्क्स और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसे मार्क्सवाद की ओर झुकाव। देखिए, भारतीय समाजवाद मार्क्स और गांधीवाद का मिला जुला तो रूप है, लेकिन इसके झुकाव मार्क्सवाद की तरफ नहीं है। ठीक है, ये ऊपर का लाइन सही है, नीचे का लाइन गलत है। ठीक है, गांधीवाद की ओर झुकाव है। हाँ ठीक है, मार्क्सवाद की तरफ नहीं है। तो सत्य कथन की बात करेंगे तो दोनों के दोनों की बात करेंगे, सत्य कथन है। ठीक है, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, लेकिन इसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है, न कि मार्क्सवाद की तरफ है। ठीक है, तो आधा सही दिया था, आधा गलत दिया था। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, परिप्रेक्षा और प्रत्यावर्तन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य औजारों में से है। ठीक है, इसका तो इंग्लिश ही देखना पड़ेगा। परिप्रेक्षा और प्रत्यावर्तन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य औजारों के जैसे क्या होता है ये। ठीक है, तो ध्यान में केवल दो स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, क्योंकि आपको स्विट्जरलैंड में जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट के परिप्रेक्षा का मतलब क्या है, रेफरेंडम होता है। अरे जनमत संग्रह लिख देता, इतना भी शुद्ध हिंदी लिखने का क्या जरूरत था। ठीक है, प्रत्यावर्तन का मतलब रिकॉल होता है। ठीक है, ये दोनों का दोनों किसमें, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही आपको देखने को। दूसरी ओर यह जनमत संग्रह, दूसरे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लोगों चुने गए प्रतिनिधि सर्वशक्ति का इस्तेमाल करते हैं, सरकार चलाने हेतु कानूनों का निर्माण करते हैं। रिफरेंडम की बात करेंगे, रिकॉल की बात करेंगे, प्लेबिसाइट की बात करेंगे, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है। ठीक है, रिकॉल क्या होता है, मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा किया, ठीक है, चुनाव जीत गया, वो संसद बन गया, एमएलए बन गया, अगर वो अच्छा काम नहीं करा तो उसको बुला लो। भारत में आप नहीं बुला सकते, अगर किसी को भी चुनते हो तो 5 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, इस सबके सब रेफरेंडम हो गया है, प्लेबिसाइट हो गया, फिर रिकॉल हो गया, किसका है, ये आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है, न कि मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया। ठीक है, ये प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नाती फ्रांस की क्रांति से लिया गया। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या आपका सही है। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो 1917 में हुई थी। ठीक है, 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या लिया, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया। ठीक है, और स्वतंत्रता समानता बंधुत्व ये आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिया गया। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, अब चलते आगे, चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न वो भी देखते हैं। ठीक है, अब चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न, इसको याद देखिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो अनसेट बार्कर। ठीक है, ये सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, अब ब्रिटिश थे। ठीक है, तो अनसेट बार्कर ने जो किताब लिखा था उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, किसके द्वारा लिखा गया था, तो अनसेट बार्कर के द्वारा इसको लिखा गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बेरुवारी संघ की मामला 1960 का मामला जानते हैं, उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। ठीक है, ध्यान में रखना है, तो नहीं माना था। ठीक है, बेरुवारी संघ के मामले में नहीं माना था। एलआईसी ऑफ इंडिया मामले उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना था। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। केशवानंद भारती 1973 में उच्चतम न्यायालय ने इस बात को माना था कि भाई साहब संविधान जो है प्रस्तावना का हिस्सा है, जब हिस्सा है तो इसमें 368 के तहत क्या हो सकता है, संशोधन भी हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना के जो मूल सिद्धांत है, फिर बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान में, उसको संशोधन नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एलआईसी वाला मामला जो था 1995 का मामला था, उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को मतलब संविधान का मतलब क्या माना था, तो आंतरिक हिस्सा माना था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किन शब्दों को संविधान में शामिल किया गया था, समाजवादी था, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्द था, सारे शब्द को मतलब क्या किए गए थे,
शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस संविधान संशोधन को वैध भी ठहराया गया था क्योंकि किसी भी शब्द को निकाला नहीं गया था, संविधान के प्रस्तावना को कमजोर नहीं किया गया था, हालांकि संविधान की प्रस्तावना को मजबूत किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, मूल विशेषता की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। के एम मुंशी के अनुसार संविधान के प्रस्ताव हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, तो ध्यान रखेंगे। असत्य कथन की चयन करके ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, किसने कहा था कि संविधान हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? किसने कहा था? अम्बेडकर थे। नहीं, नेहरू। किसने कहा? नेहरू भी नहीं कही, दूसरा आदमी था। ठीक है, ठीक है, इसका नाम था के एम मुंशी क्या? अल्लादी कृष्ण नहीं, स्वामी के एम अय्यर। मुंशी नहीं, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर साहब ने कहा था। ठीक है, के एम मुंशी ने क्या कहा? के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, क्या कहा था? अब परिचय पत्र किसने कहा था? पालकी वाला ने। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। और हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल की बात करेंगे तो ध्यान रखिए किसने कहा था? तो किसने कहा था? ठीक है, तो के एम मुंशी ने। अब प्रस्तावना में तो मूल विशेषताओं का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, मूल विशेषता भी जस्ट बोला ना, मूल विशेषता को नहीं कर सकते, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। एक आधो दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसमें गलत है। ठीक है, अब चलते आगे। ठीक है, सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा संरक्षण की संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। सरकारी समितियों को, सहकारी की बात हो रही है। ठीक है, सरकारी। ठीक है, अभी जस्ट बात करें 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। संविधान में अनुच्छेद को ऐड किया गया। कौन सा अनुच्छेद को ऐड किया गया? तो 9 के बी को। ठीक है, 9 के बी को। ठीक है, 9 में क्या है? पंचायत है। ठीक है, 9 के ए में क्या है? नगर पालिका है। ठीक है, और 9 के बी में क्या है? तो ध्यान रखेंगे सहकारी समिति है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। था क्या? अरे था, मौलिक कर्तव्य नहीं था ना? कब शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य को? 1976 में शामिल किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 20 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, 20-21 को नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे को मतलब कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलते आगे चलेंगे। ठीक है, स्वयं सिंह समिति की सिफारिश पे इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल की बात करेंगे। 1975-77 के दौरान लागू किया गया, तो उसी के दौरान 66 उसी के दौरान मतलब क्या होता है, इसको शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, और 66वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, वहां पे एक नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो आपका 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य बना। अगर बोलेगा 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सदस्यों का नामांकन कहां से लिया गया? आयरलैंड से। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ध्यान रखिए कौन सा कथन सही है, तो दोनों को दोनों, एक का दो, दोनों को दोनों कथन की बात करेंगे तो दोनों को दोनों कथन सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गया ना? चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन सा प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का समूह होगा। ठीक है, अमेरिकी संघ के समान भारत में राज्यों के संघ में विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का समूह नहीं होगा, वो राज्यों का संघ होगा। इसको भी गलत मान लिया क्या? समूह संघ में अंतर निकाल लिया। और अमेरिकी संघ के साथ भारत में राज्यों के संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं। तो ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। नहीं, अमेरिका में अमेरिका में हो सकता है विभक्त ना हो विभक्त। सकता है। अमेरिकी संघ के समान, अच्छा 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 अच्छा, अमेरिका में हो सकता है। ठीक है, अमेरिका क्या है? राज्य, मतलब वहां पे राज्य जो है समझौता का परिणाम है, भारत में राज्य जो है समझौता का परिणाम, तो ये भी गलत है। ठीक है, हालांकि
राज्यों का समूह राज्यों का संघ में क्या अंतर है यार, अंग्रेजी करोगे तो दोनों सेम ही निकलेगा, ठीक है, दोनों के दोनों को गलत माना है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन जब एग्जाम में जाएगा ना तो इस पर विवाद होगा, ठीक है, तब बोलेगा सर संविधान में क्या लिखा संविधान हो में तो तो वही ना संविधान लिखा गया है, राज्यों का हाँ संघ समूह लिखा थोड़े गया, लिखा ठीक है, हुआ है। हालांकि इसका इंग्लिश कीजिए तो, ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश करने पे समूह संघ में ज्यादा अंतर नहीं यूनियन होता ऑफ है, ठीक है। स्टेट होगा या कलेक्शन ऑफ स्टेट, दोनों में डिफरेंस होगा सर। कलेक्शन समान के साथ होता है, ठीक है, राज्य का कलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, निम्न निम्न में से किन राज्यों को इसका किन इंग्लिश वाला राज्यों को क्वेश्चन देखने भाग, पर पता चलेगा। ठीक है, निम्न, हाँ संघ लिखा हुआ है वो सही है, संविधान के हिसाब अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ राज्यों के लिए विशेष राज्यों का भाग कौन सा दिया है, 21 में, ठीक है, ध्यान रखें, राज्यों का भाग 21 की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध के अंतर्गत शामिल किए गए, क्या शामिल किए गए तो क्या बताएंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बताइए किस राज्य के विशेष प्रावधान हिमाचल है नहीं आपको, है ठीक है। वहाँ, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, गुजरात में है गुजरात है। और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सबको तो स्पेशल स्टेटस में भी इन लोगों को रखा गया है ना। तो भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, इसमें हिमाचल प्रदेश, इसमें 371 वाला आर्टिकल्स होगा, ठीक है, 371 वाला जी भी। आर्टिकल्स होता है, ठीक है, इसमें। और भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, इनमें शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष प्रावधान उपबंध है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत की बात करें, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध में कौन शामिल है, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सब तो शामिल ही कर दिया, ठीक है, गोवा एवं कर्नाटक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये महाराष्ट्र गुजरात वाला आर्टिकल 371 का बहुत है, ठीक है, 371 का ना ABCD करके होगा, इस सबको याद कर सकते तो याद कर लीजिएगा, मुझे तो नहीं याद है, ठीक है, शुरू में लेकिन महाराष्ट्र गुजरात है, उसके बाद सारे के सारे 371 में ही है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। इसके अंदर राज्यों का पुनः श्रीमन की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, पुनः श्रीमन, तो ये गलत किया है, ठीक है, बताना कौन सा सही है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो पहला नंबर स्टेटमेंट क्या है, सही है, दूसरा इसको आपको सही है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, और सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो पहला, अरे मतलब पहला सही है, मतलब दूसरा अकॉर्डिंग टू आंसर की बात दूसरा करेंगे तो अनुच्छेद दूसरा 3 गलत है। है, ठीक है, ये पहला सही है, वो मतलब मेरा आर्टिकल ऊपर 3 में ऊपर है। आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, टेरिटरी ठीक है, का option है। हाँ ठीक है, ये 3 से संबंधित है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। राज्य की सीमा परिवर्तन नाम बदलने से पूर्व संसद को राज्य से अनुमति लेना आवश्यक है, नहीं है। उपरोक्त परिवर्तन संबंधी किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है, क्षेत्रीय एकता और राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है क्या, ऐसा क्या, ठीक है। तो कौन सा है इसमें सही कथन चुनना है ना, 2 और 3। सत्य कथन, ठीक है, तो 2 और 3 जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये आपका क्या है, सही स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी राज्य की सीमा परिवर्तन नाम बदलने से पूर्व, ठीक है, संसद को राज्य के, ठीक है, अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। 1948 में गठित जेपीपी समिति ने राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा को माना, ठीक है। 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ध्यान में रखेंगे, उसके बाद बात करेंगे फजल अली की, ठीक है, ध्यान रखें, फजल अली की अध्यक्षता में 1953 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। एस के धर वाला 1948 में था, गलत कौन हो जाएगा, तो ये वाला, ठीक है, क्योंकि जेबीपी समिति की वजह से जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, वही थे ना, ठीक है। बात करेंगे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इन्होंने भाई साहब बोला था, भाई साहब भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करना क्या है, गलत है, ठीक है। तो दूसरा नंबर तो साफ साफ आपका गलत होगा, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। त्रिपुरा राज्य कब बना था, त्रिपुरा
गोवा कब बना था? गोवा आपका बना था 87 में, नागालैंड गोवा 63 में, 87। त्रिपुरा 72 में, हरियाणा 66 में। ठीक है, नागालैंड गलत दिया है, 68 में होगा। नहीं नागालैंड 63 नागालैंड सही है, 63 है, 63। सही है नागालैंड 63 सही है। ठीक है, ध्यान रखें, नागालैंड की बात करेंगे 63 बिल्कुल सही, ध्यान में रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिया है सोल्यूशन में कि नागालैंड का गठन 1968 में सुराही नहीं राज्य के नहीं, रूप में किया गया। गलत है 63 नागालैंड 100% सही है। 68 में कोई राज्य ही नहीं बना था। 68 में कोई राज्य बना था क्या? 68 में कोई राज्य है क्या? कोई राज्य ही नहीं है 68 में। ठीक है, हरियाणा 1986 में शाह आयोग था। ठीक है, त्रिपुरा की बात को 1972 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सबके सब कितने 72 में ही बना है। ठीक है, अब मिजोरम आपका 87 में है, गोवा आपका 87 में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है भाई, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, तो ये भी आपका ठीक है। ठीक है, ध्यान रखें, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। वर्तमान में अगर बोलेगा कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में आपको कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, 7वां नंबर का मौलिक अधिकार को कहाँ रख दिया गया? 300 के क में रख दिया गया। ठीक है, 300 और के कहाँ पे था? 31 के एफ में भी था। ठीक है, और किस अनुसूची में हो, सॉरी किस भाग में हो जाएगा? भाग बोलेंगे ना, ब्राह्मा क्या? ब्राह्मा भाग है ना, तो ब्राह्मा भाग में हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी कितना से कितना तक ये तो आसान क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। संपत्ति का अधिकार 31 के एफ में भी था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 31 का एफ बोल रहा है, अरे 19 के एफ। हाँ ठीक है, 19 का एफ में था और आपको 31 में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 19 छूट गया था। अभी कहाँ पर ध्यान रखिएगा? तो भाग 12 में, ठीक है, अनुच्छेद 300 के क में, ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, मूल अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ऐसा थोड़ी ना। ठीक है, कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, बाकी तो सबके लिए। ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विशेषता वाले होते हैं। ठीक है, हालांकि मूल अधिकारों की प्रकृति की बात करें तो मुख्य रूप से नकारात्मक है। ठीक है, संसद मूल अधिकारों की कटौती कर सकते, बिल्कुल संसद के पास ही अधिकार है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कटौती करने का अधिकार की बात करें संसद के पास है, मूल अधिकार पर निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, 2-3 स्टेटमेंट क्या है इसका सही है। अब चलते आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न वो भी जरा देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो भाई साहब क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो बीसीसीआई की बात करेंगे ना, ये आपका राज्य का हिस्सा नहीं, इसीलिए बोलते हैं बीसीसीआई अगर जाता है क्रिकेट खेलने तो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखिए, बीसीसीआई एक प्राइवेट कंपनी है, ये राज्य के हिस्सा में बीसीसीआई आपका नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बीसीसीआई को भारत सरकार मान्यता नहीं दे रखी है। बीसीसीआई की स्थापना एक क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी कह ली, चाहे कुछ भी कह ली, जो है ऐसा नहीं कि भारत के टीम क्रिकेट अगर खेलती है तो भारत का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब करती है, लेकिन संवैधानिक तौर पर नहीं माना गया। भारत में संवैधानिक तौर पर तो कोई राष्ट्रीय खेल भी नहीं है। ठीक है, अब हॉकी को कहते हैं राष्ट्रीय खेल, लेकिन कहीं भी राष्ट्रीय खेल के बारे में कहीं भी संविधान वगैरह में वो चीज नहीं है। जैसे राष्ट्रीय फूल है ना संविधान में, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हमारा एम्बलम भी है, राष्ट्रीय गीत भी है, राष्ट्रीय गान भी है, तो संविधान में राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, तो जिला बोर्ड आएगा, एलआईसी आएगा, आरबीआई आएगा, ठीक है, सब कुछ आएगा, बीसीसीआई नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बीसीसीआई राज्य का परिभाषा नहीं, क्योंकि बोर्ड का गठन किसी कानून के द्वारा नहीं किया गया। बोर्ड की शेयर पूंजी पर कोई हिस्सा सरकार के पास नहीं है। व्यवहारिक रूप से बोर्ड की संपूर्ण व्यय का पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता भी नहीं दी जाती है। बीसीसीआई को कोई भी वित्तीय सहायता राज्य के द्वारा नहीं मिलती है। बोर्ड को क्रिकेट क्षेत्र में एक अधिकार प्राप्त है, लेकिन दर्जा राज्य द्वारा प्रदत्त या राज्य द्वारा संरक्षित नहीं है। राज्य के दोहरे व्यापार नियंत्रण की कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, बोर्ड के सभी कार्य सार्वजनिक कार्य नहीं या नहीं हुए सरकारी कार्यों के निकटता से संबंधित है। ठीक है, बोर्ड का गठन किसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के हस्तांतरण से नहीं हुआ है, यह स्वायत्त निकाय है। ठीक है, इसलिए बीसीसीआई को संविधान के 12 के अंतर्गत राज्य नहीं माना जाता। अब लोग सरकार का इसमें प्रतिबंध है क्या? तो देखिए सरकार कब इसमें बीच में आती है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब क्रिकेटर वगैरह को बाहर जब जाना पड़ता है ना मैच खेलने के लिए, तब जाके सरकार पासपोर्ट वगैरह इसे विदेश नीति वगैरह इसमें निकल कर आता है। बाकी बीसीसीआई पूरी तरीके से स्वतंत्र है, एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, सरकार का न तो इनसे लेना है, न तो सरकार को इनको फंड करती है, न तो सरकार को इनके फंड से मतलब होता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 भारतीय विदेशों तथा कंपनी सभी के लिए उपलब्ध है। तो 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ के सब अधिकार सबके लिए, तो ये तो ठीक है।
विधि के समान संरक्षण ब्रिटिश संविधान मूल का है। अब विधियों के समान संरक्षण नकारात्मक संदर्भ है तथा विधि के समझ क्षमता की बात सकारात्मक है। ठीक है, बताइए कौन सा इसका सही कथन है? दोनों है, तीसरा तो सही है, दूसरा सही है क्या? विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? विधि के समान संरक्षण यूएस। तो ध्यान रखिए, इसका केवल 2 और 3 कथन की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, 2 ये तो आपका यूएसए हो जाएगा, ये गलत है। अब विधियों के समान संरक्षण पॉजिटिव होगा, ये सकारात्मक होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि विधि के समान क्षमता की बात करेंगे, ये नकारात्मक होगा। ठीक है, देखिए नकारात्मक अधिकार जो भी होगा ना सबके लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, और जहां पे सकारात्मक जो आ गया ना सबके लिए बराबर होगा, उसको नकारात्मक कहते हैं, किसी को विशेष अधिकार की बात नहीं करेगा। ठीक है, और बाकी 14वां नंबर तो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि 15, 16, ठीक है, 19 और 29, 30 को छोड़ के ये सबके उपलब्ध है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन तो आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया? विधि के समान समता तो ब्रिटिश से लिया गया। ठीक है, अब विधि के समान संरक्षण की बात करें अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो विधि के समान समता की बात करें कहाँ से? यूके। बिल्कुल यूके से। विधि के समान संरक्षण की बात तो वो कहाँ से लिया गया, क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में इसको रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पहले संदर्भ में शामिल है किसी व्यक्ति के समकक्ष में विशिष्ट अधिकारों की अनुपस्थिति। साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें क्या इसको बोलते हैं विधि की समझ समता। ठीक है, तो विधि के समझ समता में क्या होता है? सभी के लिए समान व्यवहार। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, तो ऐसे प्रकृति में विधि के समझ समता क्या हो जाएगा? ठीक है, सकारात्मक। ठीक है, सॉरी, विधि के समान समता क्या हो जाए? नकारात्मक, क्योंकि सबके लिए बराबर है। ठीक है, अब विधि के समान संरक्षण की बात करेंगे ना, ध्यान रखिए ये थोड़ा अलग होता है। अब बोलो विधि के समान संरक्षण में ध्यान में इसको रखना है। एक मिनट, अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे संदर्भ में विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों द्वारा अध्यारोपित दायित्वों के समान प्रशिक्षु के अंतर्गत समान व्यवहार होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए महिला है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है। ठीक है, तो पुरुष में क्या होता है? आप मान लीजिए कोई ए भी पुरुष है और कोई बी भी पुरुष है। ठीक है, लेकिन ये विकलांग है। पुरुष तो ये भी है, पुरुष ये भी, लेकिन ये विकलांग है, ये मतलब ठीक ठाक व्यक्ति है। तो दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों पुरुष होने के बावजूद भी मतलब क्या, दोनों में क्या, बहुत अधिक असमानता है। तो समान के बीच में समानता की बात करता है, उसको बोलते हैं विधि के समान, क्या बोला उसको? विधि के समान संरक्षण बोला जाता है। ठीक है, तो विधि के समान संरक्षण जो है सकारात्मक है, विधि के समान समता की बात करेंगे नकारात्मक है, क्योंकि सबके लिए बराबर बात करता है। विधि के समान संरक्षण बोलता है ना, समान लोगों के साथ समान व्यवहार की बात करता है, इसीलिए मतलब क्या हो जाएगा? ये सकारात्मक हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, तो विधि के समान समता कैसा होता है? तो नकारात्मक होता है। अब विधि के समान संरक्षण कैसा होता है? तो सकारात्मक होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? तो दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता। अनुच्छेद 39 की उपधारा ख तथा उपधारा ग के समावेश वाले कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। संविधान के अनुच्छेद 31 का ग मतलब 31 का ABC आता है, वहां अनुच्छेद 14 चला जाता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 39 किसमें है? ठीक है, डीपीएसपी लीगल डीपीएसपी अनुच्छेद 31 की किसमें है? किसमें है? 31C फंडामेंटल राइट का है। ठीक है, तो ध्यान रखें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कथन ए की बात करेंगे तो सही है, और कथन आर की बात करेंगे, सॉरी, कथन ए की बात करेंगे तो सही है, और कथन आर की बात करेंगे गलत है। ठीक है, अब देखिए इसको बता देता हूँ जरा, इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 31 का ग, ठीक है, 31 का ग मतलब 31 का सी कहिए। ठीक है, अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या ग का समावेश है, तो उसके आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 का ग आता है वहां अनुच्छेद 14 जो होता चला जाता है। ठीक है, अगर 31 का ग अगर आएगा मतलब 31 का सी आएगा,
तो अनुच्छेद 14 मतलब क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, संविधान नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या की गई। ठीक है, इसलिए कथन आर की बात करेंगे गलत है, ये संविधान में नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये संविधान में नहीं है। ठीक है, कहां पे है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 39 की उपधारा ख तथा उपधारा ग के समावेश वाले कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, एक तरह से देख रहे हो फंडामेंटल राइट से ज्यादा प्राथमिकता किसको दे दी है, डीपीएसपी को दे दी गई है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप चलते आगे चलेंगे, आगे कौन सा प्रश्न है ये भी जरा देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15 के अनुसार अनुच्छेद 15 के अनुसार निम्न में से किस आधार पर राज्य किसी नागरिकता के प्रति भेद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव होता है। ठीक है, बाकी किसी आधार पर नहीं होता। धर्म के नाम पर नहीं कर सकते, जाति के नाम पर नहीं कर सकते, जन्म स्थान के नाम पर नहीं करते, मूल वंश के नहीं कर सकते। राज्य भेद करेगा निवास के स्थान पर। बोलोगे सर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब आप लोग अपने से बाहर किसी स्टेट में अगर आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो वो किस आधार पर भेदभाव होता है, तो आपके धर्म, जाति, मूल वंश इस आधार पर नहीं होता, निवास स्थान के आधार पर मतलब क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति की जांच करने हेतु उनकी उन्नति के सुझाव हेतु एक व्यवस्था किया गया है, तो अनुच्छेद 340 में। ठीक है, अनुच्छेद 340 क्या कहता है, बाद में इसको शामिल करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों को शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए व्यवस्था करता है। इसी आधार पर बीपी मंडल, ठीक है, बीपी मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्षता किसने किया था, मंडल कमीशन था क्या? काका कालेकर। ठीक है, काका कालेकर। कालेकर नाम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा कौन था, मंडल कमीशन था। बीपी मंडल के अध्यक्षता में बीपी नंबर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के मुख्यमंत्री भी रखे थे, 1980 में बनी थी। हालांकि इसके प्रावधानों को मोरारजी देसाई की सरकार ने नहीं स्थापित कर पाया, क्योंकि रीजन था गठबंधन की सरकार थी। इनके 1990 में इसको लागू किया जाता है, जब मतलब आई थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई थी, तो 1990 में इसको लागू की थी। हालांकि 1980 में लोगों ने अपना रिपोर्ट वगैरह ये सब सौंप दिया था। ठीक है, पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, आ ही गया क्वेश्चन, काका कालेकर। ठीक है, दूसरा जो था बीपी मंडल, और ये 1953 में बना था, 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया था। रिपोर्ट किसको देगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो रिपोर्ट ये लोग राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 70 के तहत अस्पृश्यता का आचरण को निषिद्ध किया जाता है, बिल्कुल। अब अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, ये भी ठीक है, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 के द्वारा परिभाषित किया गया, ये भी ठीक है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 70 के तहत व्यवस्था की गई कि यह अधिकार पूर्ण रूप से केवल राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी होगी इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। ठीक है, राज्य की ही तो नहीं है, और भी जगह सही कथन का चयन करें, एक दो तो सही है, तीसरा वाला के साथ मुझे डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, तो केवल एक सही है, ये वाला भी तो ठीक लग रहा था, क्या दिक्कत है इसमें। अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 के द्वारा परिभाषित किया गया है। तो नागरिक अधिकारों का रक्षा अधिनियम, इसके बाद में इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, लेकिन एक तो 1955 में ही था, लेकिन नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम इसको बाद में इसका नाम रखा गया था, यही गलती लिया होगा, इसमें दिया होगा तो। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन कहाँ पर दिया होगा। अनुच्छेद 70 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, जो कि विधि द्वारा दंडनीय होगा। कथन 2 की बात करें, गलत है। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में ही अधिनियम है, न ही परिभाषित किया। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों और उनके जन्म या कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्गुणता, अतः यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि का बहिष्कार नहीं है। ठीक है, इसका साल कहाँ दिया गया, हालांकि ये वाला जो एक्ट जो था 1955 का तो सही था। ये वाला जरा चेक कीजिए तो,
ये मुझे याद है 1955 सही होगा, ठीक है। क्योंकि अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया, बल्कि संविधान के नागरिक अधिकारों के रक्षा अधिनियम 1955 के द्वारा इसको परिभाषित किया गया। ये मुझे डाउट लग रहा है इसमें सत्य कथन में केवल एक लग रहा है, इसको सेकंड नंबर ऑप्शन को आप लोग क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं, 1955 के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया। इंदिरा साहनी के केस की बात करें, किससे संबंधित इंदिरा साहनी केस? फंडामेंटल राइट से, सॉरी, पिछड़ा वर्ग के लिए इंदिरा साहनी है। और अक्षर से संबंधित इंदिरा साहनी, ठीक है। गोपालन मामला किससे संबंधित है? के गोपालन, ठीक है। इंदिरा साहनी की बात करेंगे तो पिछड़ा वर्ग के लिए है, ठीक है। बालाजी राघवन के पुरस्कार उपाधियों के संबंध में है। अनुच्छेद 18 की बात करेंगे तो उपाधियों का उन्मूलन की बात करता है। पीपुल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की बात अस्पृश्यता संबंधी है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें, गोपालन मामला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये सारे को आपको क्या रखना है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 19 की बात हो रही है, ठीक है। भारतीय राज्य क्षेत्र में आवाज संचयन का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, ये सब तो है ना। संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार। कितने प्रकार का अधिकार है? 6 प्रकार का अधिकार है, पहले 7 प्रकार का था। 1 नंबर अधिकार जो था, ठीक है, उसमें क्या था, संपत्ति वगैरह का था, ठीक है, ध्यान रखें। तो इसमें 6 प्रकार का वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण निरावधिक सम्मेलन का अधिकार है, संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचयन का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भूभाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का निवास करने का अधिकार है, कोई भी वृत्ति व्यापार कारोबार या करने का अधिकार है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने का अधिग्रहण करने या बेच देने का अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 20 के अनुसार क्या सर बताइए, ये बोल रहे सी को कैसे निगेटिव लिया, ये हम पूछ रहे हैं। कौन सी को कैसे निगेटिव लिया है? संपत्ति खरीदने का अधिकार थोड़ी ना अनुच्छेद 19 में हटा दिया गया ना। 19 में जो संपत्ति खरीदने का अधिकार 19 के एफ में जो था उसको 19 के तहत क्या वही क्या? हाँ, तो कानूनी अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट आपका थोड़ी ना संपत्ति खरीदने का अधिकार है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, हालांकि यहाँ पे संपत्ति का अधिकार देना चाहिए, खरीदने का अधिकार दे दिया है, ठीक है। तो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार भी कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को किस बात को लेकर विवश नहीं किया जा सकता है? अंगूठे या निशान या रक्त जांच की अनुमति के लिए, भौतिक विषयों की आवश्यकता, उत्पादनों पे मौखिक बयान देने के लिए। क्या आंसर होगा इसका सही? तो मौखिक बयान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ मतलब गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा? अनुच्छेद 20, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, निम्नलिखित में से किस फैसले में मेनका गांधी 1978 मामले को पलट दिया गया, ठीक है, तो गोपालन मामले में, ठीक है। मेनका गांधी का पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था 1978 में, ठीक है, इसको गोपालन मामले में इसको पलट दिया गया था, ठीक है। प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से नहीं है, केवल उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, केवल शारीरिक स्वतंत्रता फिर निजी स्वतंत्रता से नहीं है, ठीक है। मेनका गांधी का केस जो था 1970 में था, 12 में उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले के फैसलों को पलट दिया। तो न्यायालय ने व्यवस्था की कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव से अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर उपलब्ध ही नहीं, बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है, ठीक है। साधारण कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आधार बताना आवश्यक है, कि बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पहला ही गलत ले लेना चाहिए। साधारण कानून के तहत गिरफ्तार, साधारण कानून है, दंडीय कानून के तहत गिरफ्तार करते उसको बताने की आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
इसके क्या लिया आंसर? बी लिया। ठीक है, साधारण कानून के तहत हिरासत दिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना, जिसको गलत दिया है। ठीक है, देखिए इसमें अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति से साधारण कानून के तहत हिरासत में निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध। गिरफ्तार करने के लिए आधार पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार है। ठीक है, विधि व्यवसायी परामर्श और प्रतिरक्षा करने का भी अधिकार है। दंडाधिकारी के समक्ष 24 घंटे में यात्रा के समय को छोड़कर प्रस्तुत करने का अधिकार है। दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध के लिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका गलत क्या लिया है? निवारक, अरे सॉरी, देखिए निवारक हिरासत में अगर किसी व्यक्ति को लेते हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग कम काम कर रहा है, तो उसको कारण नहीं बताएंगे। अब निवारक का मतलब क्या होता है? रोकना, प्रिवेंशन करना। ठीक है, मतलब आपको क्राइम करने से आपको रोका जाता है, जिससे लोगों को डाउट हो जाएगा, मतलब किसी अधिकारी, मतलब प्रशासन को डाउट हो कि व्यक्ति आज बम फोड़ सकता है, ठीक है, तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब अरेस्ट किस लिए किया जाता है? किसी जुर्म करने के लिए, सोचने के लिए तो अरेस्ट नहीं कर सकते ना। मेरा मानने से आज हम जाके ताजमहल पे बम फोड़े, हमने ऐसा विचार बना, अपने मन में सोचा, तो इस बात के लिए हमको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि हमने कोई भी एक्ट अभी तक नहीं किया है। ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, शक के आधार पे क्या होती है? गिरफ्तारी होती है, तो उसमें कारण नहीं बताया जाता। ठीक है, तो निवारक वाला जो होता है ना, साधारण कानून में कारण बताना है, ठीक है, वारंट भी मांग सकता है, लेकिन निवारक वाला में जो गिरफ्तार होगा ना, उसको कारण नहीं बताना होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे, गलत लिया है कि साधारण कानून के तहत हिरासत दिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष, मतलब क्या करना है? प्रस्तुत करना है। तो सही पूछ रहा था ना, साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के दंडाधिकारी के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सही है। ठीक है, गलत पूछ रहा था, ये गलत है। साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के दंडाधिकारी के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उसको गलत क्यों ले रहा है? पढ़ने दीजिए क्वेश्चन को, फिर से बड़ा जटिल टाइप का सेट बना दिया। अच्छा, गलत इसलिए ले रहा है क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम को नहीं दिया, इस बात को लेके। अनुच्छेद अच्छा, हालांकि इस आधार पर क्वेश्चन को गलत नहीं करता है। ठीक है, ये बकवास बना दिया है। ठीक है, वो सही ले लेता। आप कई जगह पे देखिए इसको सही लिया है। ठीक है, उसमें टाइमिंग अगर नहीं भी दिया रहता तो भी सही लेता है। 24 घंटा के अंदर में ये, अब ये थोड़ा ऑप्शन में ये भी रहे, मतलब ये ऑप्शन रहे, ठीक है, फिर मतलब ऑप्शन है कि दूसरा ऑप्शन रहे, तो ट्रैवलिंग टाइम को मेंशन किया रहेगा तब सही होता है। ठीक है, ऐसे सीधे गलती नहीं कर देता है। ठीक है, ये तो ज्यादा ही कर दिया है। ठीक है, धार्मिक स्थानों का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार किसमें है? 25 में। धार्मिक स्थानों का प्रसार या प्रचार करने का अधिकार 25, 26, 27, 28 सारा ही है। ठीक है, धर्म विषय कार्यों का प्रबंध तो आपको 26 में है। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय में अभिव्यक्ति, पोषण, विवेक करने के समुदाय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य विधि के पूर्णतः पोषित होगा। ठीक है, अनुच्छेद 28। ठीक है, देखिए कौन कौन सा सही है इसमें। ठीक है, देखिए धार्मिक कार्यों का प्रचार 25 में। ठीक है, प्रबंधन की बात करेंगे 26 में है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कन्वर्जन के लिए बाध्य नहीं कर सकते 27 में। ठीक है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब स्टेट के द्वारा फंडेड अगर कोई संस्था होगा तो अभी किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म का आचरण करने का, इसमें देखिए इसमें आचरण भी आ जाएगा, अपने धर्म का प्रचार भी आ जाएगा, अपने धर्म से संबंधित ध्यान में रखेंगे, प्रचार वगैरह करना कीजिए। ठीक है, इसमें क्या प्रबंध करना है? प्रबंध में हो सकता है अपने धर्म से संबंधित मस्जिद बनाना, मंदिर बनाना, चर्च बनाना, वो भी शामिल है। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी ध्यान रखेंगे बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, किस लिए नहीं बात कर सकते हैं? तो उनको करों के समुदाय है तो बात नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते उनको पैसा दो ही हमारे धर्म को बढ़ाना है, फिर किसी व्यक्ति को कन्वर्जन नहीं करवा सकते 27 में। ठीक है, बाध्यता नहीं। ठीक है, 28 में क्या है? 28 में अगर मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, कुछ हो, अगर उसको स्टेट से फंड मिलता है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी है। 29 की बात करेंगे, धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, 30 की बात करेंगे, भाषाई
धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है जो केवल अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध है, जो केवल अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अनुच्छेद 30 के प्रावधान के अनुसार अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों के लिए प्रावधान उपलब्ध है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करें तो दोनों को दोनों असत्य कथन लिया। क्यों गलत लिया बताइए, तो पहले में क्या गलत है? दूसरा तो ये बहुसंख्यक तो होगा ही नहीं। ठीक है, पहला क्यों गलत है? अनुच्छेद 29 धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है जो केवल अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध है। तो देखिए इसमें गलती की रीजन क्या, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों में होता है। ठीक है, जबकि ये भी विवाद किया जा सकता है क्योंकि संविधान में सीधा सीधा में लिखा हुआ है भाई साहब भाषाई धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, ठीक है, उसमें संरक्षण के बारे में बात 1929 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्यों गलत लिया है? तो 30 की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे केवल अल्पसंख्यक को है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय कहा था, आत्मा किसे कहा था? किसे कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप चलते आगे चलेंगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, रीट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय रीट ही जारी कर सकते हैं, केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के रीट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है, ये भी ठीक है। उच्चतम न्यायालय अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता है, वहीं उच्च न्यायालय अपने रीट संबंधी न्याय क्षेत्र को क्रियान्वयन को नकार सकता है। सारे ही सारे कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट सही। अगर रीट के मामले में अगर बात करेंगे तो अधिक शक्ति की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के पास है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है रीट जारी करने से मना भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने से मना नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। कितने प्रकार की रीट जारी होती है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कितने प्रकार? 5 प्रकार। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट किसके तहत? 226 के तहत। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, इंपॉर्टेंट। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब काम होता है? तो विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना बंदी प्रत्यक्षीकरण है। परमादेश क्या होता है? ठीक है, तो परमादेश की बात करेंगे, ये होता है लोक न्यायालय को, ये होता है प्रतिषेध किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, सही है ना, गलती नहीं लगा है। मैंडेमस परमादेश 2 होगा ना, सार्वजनिक कर्तव्य वाला सॉरी, मैंडेमस है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये हो जाएगा। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? लोक न्यायालय का अनाधिकार। ठीक है, अधिकार परीक्षा ये होता है। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो फिर ऑप्शन बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। सी ऑप्शन हो जाएगा। बी का 4, सी का 2। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षण विधि के विरुद्ध किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना। प्रतिषेध की बात का अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश। परमादेश में क्या होता है? सार्वजनिक कर्तव्यों को ना निभाना। ठीक है, अधिकार परीक्षा में क्या होता है? रोक कल्याण को अनाधिकार ग्रहण करना। ठीक है, ग्रैनविल ऑप्शन ने किसे संविधान का मूल आत्मा कहा? तो ध्यान रखेंगे, तो किसको कहा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, ग्रैनविल ऑप्शन ने क्या कहा? संविधान का मूल आत्मा कहा है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया। ठीक है, मूल अधिकारों के साथ निदेशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ठीक है, ग्रैनविल ऑप्शन ने निदेशक तत्व को अधिकारों का संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। ठीक है, निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, ये भी ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना ही, सामाजिक भी है। ठीक है, तो ध्यान में कौन सा सही है? तो ऊपर में कितने कथन सत्य है? तो 2 कथन सत्य है, मतलब ये नंबर सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, न कि राजनीतिक। ठीक है, क्या है यहाँ पे? क्या हो जाएगा? राजनीतिक नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक तो राजनीतिक अधिकार तो आपको है ही फंडामेंटल राइट में। ठीक है ना, कि इसमें। ठीक है,
ध्यान रखें। बाकी इसको 1935 में जो आपको जो 1935 में अनुदेश जो था ना, ठीक है, उसी के समान है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गैर न्यायोचित है मतलब इसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय की सहारा नहीं ले सकते, इसलिए क्या प्रकृति में क्या है, गैर न्यायोचित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों इनमें से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित नहीं है? तो 47 में तो शराबबंदी है, गांधीवादी सिद्धांत है ही। 43, 46, 45, 45 में बच्चों का शिक्षा है ना। 46, 43 में क्या है? 45 में बच्चों का शिक्षा है। यही होगा क्या? 45 ही होगा कि कौन सा होगा? में ठीक है, 45 होगा, ठीक है। 45 क्या है? उदार बौद्धिकवाद है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी सबके सब गांधीवादी से, ठीक है। ग्राम पंचायत की गठन 40 में बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ये भी आपको गांधीवादी है। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर व्यक्ति का 43 आपको ध्यान रखेंगे। सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वास्थ्य संचालन 43 का ख, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे और कौन सा हो जाएगा? 46 में क्या था? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की बात करते हैं। 47 में क्या है? तो मतलब क्या है? स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवा, मदिरा, ड्रग्स, इस सब का मतलब क्या है? प्रतिबंधित है। गांधी जी को बकरी, गाय, पशु ये सब बहुत अधिक प्यारा था, तो 48 में भी क्या क्या ये गांधीवादी आर्टिकल है। तो गांधीवादी आर्टिकल, ये देखिए संविधान में इन सारे चीजों को बांटा नहीं गया है, ठीक है। लोगों ने क्या किया, अपने सहूलियत के हिसाब से इन सारे चीजों को मतलब क्या किया है, बना लिया है, ठीक है। किसी भी चीजों को मतलब क्या क्या बांटा नहीं गया है, ठीक है। तो 40 गांधीवादी है, 43 गांधीवादी है, 43 के ख गांधीवादी है, 46 गांधीवादी है, 48 गांधीवादी है, ठीक है। निम्न से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो 43 के ख को मतलब क्या किया था? नहीं जोड़ा गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 43 के ख को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संविधान 1976 के निदेशक तत्व में, ठीक है, मूल सूची में 4 तत्व जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए? तो बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों के सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39 को जोड़ा गया। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना, 39 के क में, ठीक है। इसके लिए नालसा एक्ट बना था, ठीक है, 39 के 1 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिकों को सुरक्षित के देने के लिए 43 के क बना था, ठीक है। 43 के क में है क्या है? तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए 43 का मतलब क्या है? क है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ में क्या है? तो रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए 39 का मतलब क्या, 48 का मतलब क्या है? तो 48 का भी मतलब आपको ध्यान रखेंगे तो क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किसको? 39 के क, 43 के क और 48 के क, ठीक है। साथ में किसको? और 39, ठीक है, ध्यान 39, इस सब को मतलब ऐड किया गया था, ठीक है। तो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों की समानता, अनुच्छेद 39, ठीक है। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी शिक्षा की बात को 39 के क, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए उठाने के लिए कदम की बात में 43 के क में है, और जंगल वगैरह को बचाने के है 48 के क को भी शामिल किया गया, ठीक है। 39 के क, 43 के ख और 48 के क, ठीक है। इसमें से पुस्तकों ने नालसा के बारे में पूछता है, ठीक है। तो 39 के क में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसमें है 39 के क में है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करेंगे तो 43 के क में है। कई बार पूछा गया अनुच्छेद है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। चंपक दोयराजन मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार की वरीयता दी गई। गोलकनाथ मामले उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था की गई कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने घोषणा की कि संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है या फिर कम कर सकती है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था, ठीक है। तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पूरी तरीके से सही है, ठीक है। सत्य कथन की बात करेंगे, ठीक है, तो केवल 3 सही है। गलत कहाँ कहाँ है? तो पहला दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करें पूरी तरीके से गलत है। चंपक दोयराजन मामला जो था 1951 का मामला था। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल सिद्धांत के बीच में किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार मतलब क्या होगा? प्रभावी होंगे, ठीक है। मतलब मूल अधिकारों का मतलब वरीयता दी गई थी चंपक दोयराजन मामले में, ठीक है। गोलकनाथ मामले जो था 1966 का मामला था, इसमें व्यापक परिवर्तन हुआ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की संसद किसी मूल अधिकार को अपनी प्रकृति में उल्लंघनीयों को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। इसमें कहा गया संसद को अधिकार है तो संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या फिर कम कर दे। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी, पावरफुल गवर्नमेंट थी, तो उस समय इस सारे प्रावधान को लाया गया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, बाकी हम लोग 76 से बाकी के क्वेश्चन को क्या करेंगे तो कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा इस सेट को कठिन बना दिया, हालांकि अच्छा सेट है, बहुत अच्छा सेट है। इसको सभी लोग प्रिंट आउट निकाल के इसको जरूर एक बार कीजिएगा, आपका सारा लक्ष्मीकांत क्या हो जाएगा एक साथ, मतलब क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कल के क्लास में